जम्मू कश्मीर रियासत जो कदे जन्नत के तौर पर पहचानी जाती रही तो लगभग 3.5 दहाकियां तो वो वख-वख किस्म के दर्द झलती है, वख-वख किस्म के फैसलों को देखती है, परखती है। तो उस दे समय के दौरान अजे भी पूरे देश के विदेश के बड़े मुद्दे के तौर पर, चोणों के मुद्दों के तौर पर भी वख-वख जगह वह वरतों हुई तो इस्तेमाल होया। पर जम्मू कश्मीर रियासत नाल संबंधित लोगों की आवाज़ शायद उस तरह ढंग नाल नहीं सुनी गई हजे तक, जो वो कहना चाहते हैं, जो वो देश दे ते पूरी दुनिया के लोगों नाल अपना एक सांझ पाना चाहते हैं, अपने पक्ष तो, अपनी तरफ तो। और यही सांझ तुहाडी पवाउण लगे हां पंजाब टैलीविजन ते। साडे नाल अज बहुत महत्वपूर्ण ते बड़े आगू जम्मू कश्मीर रियासत दे जनाब मुहम्मद यूसुफ तारीगामी ने, जिहड़े लगातार बहुत छोटी उम्र तो स्टूडेंट लाइफ तो इस जम्मू कश्मीर की सियासत नाल वाबस्ता ने और 4 बार के MLA ने लगातार 1996 दे विच और इस तरह 2002, 2008, 2014 दे विच। एक गल मैं इसलिए दस दिया कि जम्मू कश्मीर दे विच चोणां विधान सभा दियां 6 साल बाद होंदियां ने, जिवें देश के होरां सूबियां दे विच हर 5 साल बाद चोणां दी गल आउंदी है। और इसे दे नाल और वो शख्स ने जिहड़े 5 अगस्त 2019 तो बाद जो बदलिया होया एक रूप है जम्मू एंड कश्मीर का, उत्थों दियां जिहड़ियां खेतरी पार्टियां ने मिल के एक साझा मंच बनाया जिन्होंने उपकार अलायंस के नाल जानिया जाता है, उहदे भी कन्वीनर ने तो स्पोक्स पर्सन भी ने। और असी उन्हां तो जानना चाहांगे टोटल हालात की ने। सब तो पहला स्वागत करते हैं तारीगामी जी का, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल जिमें मैं इंट्रो च किया कि 5 अगस्त 2019 तो पहला तो 5 अगस्त 2019 तो बाद ये कहा गया देश के गृह मंत्री ने कि 370 और 35 खत्म करने तो बाद फर्क पै जाएगा, मिलीटेंसी खत्म हो जाएगी, विकास हो जाएगा सूबे का बहुत बड़े बड़े पद्धर के उत्ते, लोग जिहड़े कुछ परिवारक राज के अंदर ने वो सारे आज़ाद हो जाएंगे, नवी लीडरशिप पैदा हो जाएगी। तुसीं क्या महसूस करते हो उस तो बाद? नहीं, जहाँ तक सरकार के दावों का ताल्लुक है, बाकी देश में रहने वाले हमारे भाई बहन जो है, मेरी यही गुजारिश है कि वो जो यहाँ कुछ हो रहा है बाकी देश के अंदर तरक्की के बारे में, जो उनके बड़े बड़े दावे हैं, रोज़गार देने के बारे में, राहत देने के बारे में, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया 2014 में, और आज सबका साथ कैसे आगे बढ़ रहा है वो एक नक्शा है सबों के सामने। पंजाब में भी, और पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक, केरला तक, गुजरात, बंगाल, बाकी रियासतों में। लेकिन हमारे साथ जो बर्ताव किया गया, जो सलूक किया गया इस सरकार की तरफ से, वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। वो स्पेशल इस लिहाज से नहीं कि हमें कुछ ज़्यादा राहत मिल रही है, हम ज़्यादा अपने हैं, अपने करीब हैं, बल्कि इसलिए क्या हमसे खफा है वो। और खफा क्यों, बाद में मैं बताऊंगा। और इसी वजह से स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्या अगर यहाँ फिर भी आपस में हम बात कर सकते हैं, या कुछ प्रोसेशन निकाल सकते हैं, या कहीं अखबार में कोई खबर छपती भी है, लेकिन जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है उल्टा है सारा। सर उठाकर जीना, इज़्ज़त से जीना मुश्किल हो गया है तब से लेकर आज तक। मैं बड़ी बातों में बाद में जाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही है कि जो हमारी नज़र में अभी भी मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर मौजूद है, गो कि इनकी तरफ से कोशिशें बदस्तूर रही और जारी हैं। अब भी कॉन्स्टिट्यूशन को भी कमज़ोर करना और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर जो हमारे इदारे हैं, पार्लियामेंट से जुडिशरी तक, इलेक्शन कमीशन तक, जो भी इदारे हैं, उनको काफ़ी काबू में करने की एक बड़ी कोशिश यहाँ मुल्क की सतह पर जारी है। और हालात यहाँ हैं कि एक रविश पैदा हुई है
एक रुख पैदा हुआ है जहाँ यूनिटरी सिस्टम, यानी वो जो जमहूरी निज़ाम, वो जो पार्टिसिपेशन का, आवाम की शिरकत का, डिबेट के ज़रिए, डिस्कशन के ज़रिए, अपोजिशन का एहतराम करते हुए एक सिलसिला जारी था, वो रूह थी हमारे पार्लिमानी जमहूरियत की। उसे कमज़ोर किया गया। किस हद तक कमज़ोर किया गया हमारे देशवासी जानते हैं, बाद में जाएंगे कभी उस सवाल को लेकर। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, कभी ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ अभी आर्डर मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशनल, कमज़ोर ही सही, लेकिन शायद जम्मू कश्मीर में वो कमज़ोर कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा भी गायब है 5 अगस्त 2019 के बाद। उनका कहना है कि आप 370 ही है जो जिसने मिलिटेंसी लाया वहाँ पर, और जो बर्बादी का है और रास्ता हुआ। और आरएसएस और बीजेपी खासतौर पे जो नैरेटिव शुरू से, आज से नहीं, जब से वो बनी है, उनका एक नैरेटिव रहा है कि इसको तोड़े बिना, इसको ख़त्म किए बिना वहाँ शांति नहीं हो सकती है। और आप उस मूवमेंट में लगातार, मैंने पढ़ा कहीं कि आपने तो जब इंदिरा शेख एग्रीमेंट हुआ था तब भी खुद मुख्तारी का झंडा बुलंद किया था ज़्यादा, तब भी आप जेल में रहे उस समय भी, 1975 में भी। आप कैसे देखते हैं फिर? इट मीन आप महसूस करते रहे होंगे कि खुद मुख्तारी ज़्यादा शांति और विकास के जामन बनती है, पर जो अब कहा जा रहा है, जिस आधार पे वो 370 को ख़त्म किया गया है कि इसको तोड़ने से, इसको ख़त्म करने से हम देश में शांति लाएंगे, जम्मू कश्मीर में शांति लाएंगे। मुझे ये बताइए सबसे पहले, क्या 370 है क्या? ये कहाँ से आया? एक इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दूसरा, मैं ये गुजारिश कर लूँगा, छोड़ दीजिए अभी आप आज का ये जो पिछले 10 साल का, 20 साल का, आप शुरू कर लीजिए 47 से। 47 में जब आज़ादी मिली और बदकिस्मती से देश तकसीम भी हुआ, जहाँ अंग्रेज़ों का राज ख़त्म हुआ, जनता की कुर्बानियों से, हमारे जियाले शहीदों की वजह से, वहाँ इसके साथ साथ मुल्क तकसीम भी हुआ। क्या हुआ तब लाहौर में, अमृतसर में, और क्या हुआ जम्मू में, गुरदासपुर के नज़दीक कठुआ में? मेरे भाई, खून की नदियाँ बह गई ना, लाशें गिरी ना, पागलपन का दौर था। बंगाल में भी दाएं, उधर से भी इधर से भी, कौन मरा? इंसान मरा, शहरी मरा, अपना मरा। ये अलग सवाल है, कोई मस्जिद में जाने वाला था, कोई मंदिर में जाने वाला था, कोई गुरुद्वारे में जाने वाला था, कल तक एक दूसरे के रखवाले थे, तो एकाएक दुश्मन बन गए। मेरे कहने का ये मतलब है, जम्मू भी मुतासिर हुआ, हज़ारों की तादाद में मासूम मारे गए। मुझे एक भी मिसाल दे दीजिए उस तनाव भरे हालात में, कशीदा हालात में, एक भी वारदात कश्मीर वैली में हुई? मैं जनता के सामने ये मुकदमा रखना चाहता हूँ, सरकार से नहीं, बड़े लोगों से अब कोई उम्मीद बची नहीं है। बड़े लोगों के ऐनक जो है, चश्मा जो है, वो अपने रंग का है, और इसीलिए मैं जनता के सामने ये मुकदमा ला रहा हूँ आपकी वसातत से। हमारे साथ इंसाफ करें। जो अभी हमारी तस्वीर को मसक कर किया जा रहा है देशवासियों के सामने, वो असली तस्वीर नहीं है। 47 में कश्मीरी पंडित था, एक को भी चोट लगी, एक भी घर छोड़कर भाग गया, एक भी सरदार भाई, वहाँ के सरदार भी है, बुद्धिस्ट भी थे, दूसरे लोग भी थे, क्या उन्होंने आपस में कशीदगी थी वहाँ? जबकि दाएं भाई बहुत ज़्यादा कशीदगी थी। उन हालात में, जबकि कश्मीर एक मुस्लिम, जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, और जिन्ना साहब की क्लेम थी 2 नेशन थ्योरी कि ये मुसलमान हैं, सरहद के नज़दीक है, हमारा हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और कश्मीर में ख़ास तौर पर, क्या ये सही नहीं, नारा लगा, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद। उन हालात में मुझे बताइए, एक भी जगह दाएं बाएं जहाँ ये नारा लगा हो?
ये नहीं कि मैं कहता हूँ ये मेरा, वहाँ के सिख ने भी ये नारा लगाया, वहाँ के पंडित ने ये नारा लगा दिया, वहाँ के मुसलमानों ने ये नारा लगा दिया। उस कश्मीर का क्या हुआ? एक, उन्होंने क्या ये सही नहीं है कि जब टू नेशन थ्योरी जिन्ना साहब और फिर सावरकर साहब ने भी टू नेशन थ्योरी की ही वकालत की थी, अलग बहस है वो, लेकिन कश्मीर के लोगों ने उस वक्त क्या कहा कि भाई ये कुदरत का खजाना, इसमें भेदभाव क्यों? हमारा एक डीएनए है, हम इंसान हैं। कोई गुरुद्वारा में जाए, कोई मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए, लेकिन हम इंसान भी हैं। और उन्होंने ये कहा कि मजहब नहीं सिखाता है कि हम आपस में एक दूसरे को नफरत करें, ये नारा लगा वहाँ। मेरे भाई याद कर लीजिए, जब ट्राइबल्स आ गए तो महाराजा उस वक्त जो थे, महाराजा हरी सिंह राज करने वाले, उन्हें भागना पड़ा कश्मीर से जम्मू। अपने जो भी छोटी मोटी फौज की या जो भी सिपाही थे उनको लेकर कहाँ पहुँच गए? कश्मीर में कोई फौजी भी नहीं था ना। किन्होंने रोका ट्राइबल्स को? वो मुसलमान थे ना, ये भी मुसलमान आबादी थी। एक, उस वक्त मुल्क की फौज अभी आई नहीं थी, क्योंकि अभी महाराजा हरी सिंह साहब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत नहीं किए थे, वो मजाज था। उस वक्त जो प्लान था पार्टीशन का और फिर एक्सेशन का, वो यही था कि जो रूलर है वो मजाज है, किसी भी डोमेन में जाने के लिए या उधर जा सकता है या इधर जा सकता है। तो मजाज था महाराजा हरी सिंह। 15 अगस्त को नहीं, अगस्त में नहीं, सितंबर में भी नहीं, अक्टूबर 26 को। ये एक सवाल है, जवाब देना होगा इसका। और मेरी नज़र में मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ, फौज नहीं थी, महाराजा का दस्ता कोई नहीं था, लेकिन तब भी कोई वारदात भी नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने रास्ता चुना कि भाई मजहब की बुनियाद पर सियासी समाजी रिश्ते कायम करना मुनासिब नहीं है, एक साथ मिलकर जीवन का सफ़र तय कर लेंगे। और उन्होंने सेकुलर इंडिया को अपना मुल्क समझा। इनका पर उसके बाद जब हम आते हैं 90s में, जब वो कहते हैं कि माइग्रेशन हुई, कश्मीरी पंडितों की हुई, आजकल भी घटनाएं घट रही हैं कुछ, उस लॉजिक को कैसे देखा? मैं वही कह रहा हूँ कि क्यों हुआ ऐसा। मेरा सवाल है, मैं अपने जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे साथ इख्तलाफ करें, वो मजाज हैं, हमसे गलतियाँ हुई होंगी, वो भी नुक्ताचीनी करे तो हमें मंजूर है मेरे भाई, दुरुस्ती करना हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। अपने गिरेबान में हम भी झांके। लेकिन मुझे यार ये बताओ, ये रिश्ता बना और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने जमानत दी जम्मू कश्मीर को कि भाई ये रिश्ता ऐसा रहेगा, और 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा है, और उसके तहत कहा कि जम्मू कश्मीर को ये अधिकार मिलेंगे। 371 भी है, अभी आप देख लीजिए, जहाँ तक ज़मीन के राइट्स का ताल्लुक है, जो 35A जो परमानेंट रेजिडेंट्स के बारे में वहाँ गारंटीज हैं। मुझे बताइए, अभी आपका ये हिमाचल है, वहाँ 371 है, वहाँ भी ज़मीन बाहर से खरीद नहीं सकता। तो इन्होंने जब अभी किया 5 अगस्त को, कहा कि हमने इसलिए किया क्योंकि डेवलपमेंट रुकी थी वहाँ जम्मू कश्मीर में। अरे साहब, अगर डेवलपमेंट के लिए 370 हटाना ज़रूरी है, बाहर वाले जो बड़े अमीर लोग हैं ज़मीन खरीदे वहाँ, क्योंकि गरीब तो ज़मीन बेचेगा, वो खरीदने की ताकत कहाँ। तो ये हिमाचल में ये नुस्खा क्यों नहीं आजमाया? वहाँ पर भी बंदिशें हैं, बाहर वाले ज़मीन नहीं खरीद सकते। ये खास स्पेशल ट्रीटमेंट आपने जम्मू कश्मीर को क्यों दिया? मेरा कहने का मतलब है, पूरे तौर पर मैं एक गुजारिश कर लूँगा। एक सवाल इसके बीच में इतना है कि वो कहते हैं कि
क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया था, वो जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे किया। अब 2019 के बाद लद्दाख है, जम्मू है, सभी रीजन क्या फील कर रहे हैं? क्या क्या वो सभी कर रहे हैं? मैं अभी ये गुजारिश कर लूँगा, देखिए अभी लेह और करगिल को पहले आपको ये भी समझना होगा, ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख एक रियासत बना कैसे, ये डोगरा रूलर्स ने किया, जिनके बारे में इनका कहना है वो हमारे थे। लद्दाख भी उन्होंने हिस्सा बना दिया। अभी भी जोरावर सिंह साहब का स्टैचू जम्मू की यूनिवर्सिटी में मौजूद है। और जोरावर सिंह साहब कौन थे? जो लड़ते लड़ते लद्दाख में शहीद हो गए, लेह को करगिल को यहाँ मिलाने की लड़ाई में। अब उनका जो सपना है, एक तरफ आप उन्हें बधाई देते हैं और दूसरी तरफ उस लद्दाख को आप अलहदा करते हैं। उन्होंने जान दे दी उसको शामिल करने की और आपने उस लद्दाख को अलहदा किया। अब अगर आपने उनको अलहदा किया, मुझे बताइए, एक भी मिसाल मुझे बताइए आप, पिछले 75 साल की ये जो हमारी आज़ादी का हुआ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, जहाँ किसी भी रियासत की तकसीम हुई हो, नई रियासत का जन्म हुआ हो, एक भी जगह आपने कर्फ्यू नाफिज करके उस रियासत में तकसीम का अमल पूरा किया। ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? आपने ये जो क्या कहते हैं यूपी, उसमें तकसीम हुई, नई रियासतें आ गई सामने, बिहार में, आंध्रा में, वहाँ तो डिबेट हुआ, असेंबली में डिबेट हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में डिबेट हुआ, सिविल सोसाइटी में, अखबारों में डिबेट हुआ। ये एक जम्मू कश्मीर है जहाँ 5 अगस्त हमारे बारे में फैसला लिया जाता है और ताला बंदी के ज़रिए कर्फ्यू नाफिज करके, लॉकडाउन करके, क्रैकडाउन करके। अरे साहब, ये मुझे बताइए, ये ट्रीटमेंट कहाँ मिला आज तक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में किसी और खिते के साथ? मेरा ये सवाल है अपने हम वतनों से, इंसाफ करें। इनकी कहानी आप रोज़ सुनते हैं, हमारी बात भी सुने, हमें भी मौका मिले आपकी अदालत में पेश होने का और बात करने का। क्या इंटरनेट को बंद करके आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ होगा? पार्लियामेंट में बहस करते हैं, वी डोंट हैव एनी एक्सेस, हमें एक्सेस नहीं है कि हम ये जाने कि किसने क्या कहा और कैसे कहा, क्या कहा जाता है। पर हमारे बारे में फैसला, जम्मू के बारे में फैसला, लद्दाख के बारे में फैसला, कश्मीर के बारे में फैसला, मुसलमान के, हिंदू के, सिख के, ईसाई के, हर एक के बारे में फैसला, बुद्ध के बारे में फैसला। डोंट यू थिंक इट इज समथिंग? ये तानाशाह भी नहीं कर पाए आज तक जो रवैया इन्होंने अपनाया जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक। देश में कितनी पार्टियां और भी सियासी जमातें हैं, कितनी हैं? 600 से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं, चुनाव लड़ती हैं। आपका क्या तजुर्बा कह रहा है? आप क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो दर्द है, जो लोगों की बात है, इट मीन टोटल पॉलिटिक्स फेलियर है और कोई नहीं सुन रहा है उस एंगल से? गवर्नमेंट को छोड़ भी दिया जाए, और भी अपोजिशन भी है, बहुत सारे लोग और भी हैं जो भी। पहले मुझे बताइए, अभी अपोजिशन का हाल ही क्या रखा है उन्होंने? कौन सी एजेंसी इन्होंने एक बड़े दस्ते शुरू किए हैं ईडी के नाम पर। कहीं पर भी अगर अपोजिशन में कोई सर उठाकर चले, बात कर ले, तो दूसरे दिन ईडी। और अगर कोई सीबीआई पीछे, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट, और अगर वो सेडिशन के नाम पर, अगर कोई कॉलम निगार, अगर कोई राइटर, अगर कोई इंटेलेक्चुअल, अगर कोई सिविल सोसाइटी का मेंबर, अगर कहीं प्रेस वाले भी जुर्रत कर लें कुछ कहें, क्या हाल है देश का? किस अपोजिशन की आप बात कर लेते हैं? आप इनका एक काम बना है कि मुट्ठी में रख लेना है, हमारे साथ चलो तो ठीक, जो हमारे साथ नहीं वो देश का मुखालिफ है। लुक व्हाट हैज हैपेंड इन महाराष्ट्र।
जब तक शिवसेना उनके साथ थी तब तक बिल्कुल साफ था, न करप्शन था, न कुछ था, न खराबी थी। जब वो थोड़ा सा हट गए तो ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ। तो ये वहाँ हुआ ना, मुझे बताइए मेरे भाई, और इसके अलावा और जगहों पर भी बताइए हुआ या नहीं हुआ। ये जो मेरे कहने का ये मतलब है, हमारे साथ जो हुआ जम्मू कश्मीर का, लेकिन इसके अलावा जो देश के अंदर हो रहा है, जो पार्लियामेंट में गुंजाइश है बहस की, अरे साहब अब तो आप प्रोटेस्ट कर लेंगे खड़े होकर पार्लियामेंट में, वो भी गलत है, गैर कानूनी है, उसको भी एडमिट एक्सेप्ट करने का सवाल ही नहीं है। अगर बाहर जाकर आप धरने पर बैठे उस पर भी सवाल है। आपने ये कभी देखा था? अभी आप देख लीजिए कितने दिन पार्लियामेंट चलती है, और अमूमन ये होता था पार्लियामेंट की सिक्योरिटी नहीं, जो पार्लियामेंट के डिबेट, पार्लियामेंट में जो पेश आते थे, बिल्स आते थे, इश्यूज आते थे, उनको कमेटियों के हवाले किया जाता था, और अपोजिशन को भी मौका था, वो भी कुछ अपनी राय दे देते। वो सिलसिला चल रहा है। ये सिर्फ अटैक नहीं है जो मैंने 2019 को ही सितंबर में आकर इलाज की खातिर सुप्रीम कोर्ट की वसातत से सीताराम येचुरी ने जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन दायर किया था, हमने तब भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज ये चोट हम पर लगी है, खामोश इंडिफरेंट मत रहिए, कल और कहीं ये चोट पड़ेगी, फिर देर कर लेंगे आप। ये दर्द सांझी है, आज हम निशाने पर है, कल और। तो इसी वजह से पर एक बात ये ठीक है, पार्लियामेंट में भी आपकी बात ठीक है, बहुत बैठकें भी कम होती हैं और बहस का भी कोई बहुत ज़्यादा मिजाज नहीं है। पर पॉलिटिक्स केवल पार्लियामेंट भर नहीं है, सड़क से संसद तक की जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर पे डेमोक्रेटिक और वामपंथी फोर्सों से ये कहा जाता है कि ना वो जन तक मासेज में जाए और पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करें, उसके आगे में मैं एक चीज़ वो कैसे है? मैं एक चीज़ गुजारिश कर लूँगा। आई सैल्यूट द लेफ्ट ग्रुप्स, लेफ्ट पार्टीज, लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स, इवन सम जो अभी भी जिनमें दम है, अखबार चलाने वालों का, रिपोर्टर्स का, जर्नलिस्टों का। अभी मेरे देश में सब कुछ गया नहीं, अभी उम्मीद बाकी है, कर रहे हैं अपनी वसात के मुताबिक। आपकी वसात से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ यार। आवाज़ें उठी, लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं है। और मेरा ये भी मानना है कि जो कश्मीर की दर्द को थोड़ा सा शेयर करना मेरी तरफ से अपील है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि इस दर्द को जो मुल्क में दर्दनाक सूरत हाल बनती जा रही है उसका हिस्सा बनाना है। वहाँ कश्मीर में आज सिविल लिबर्टीज़ पर कितनी कदगन है, वहाँ आकर जाइए, देखिए, वहाँ के अखबार मजाज है माशा अल्लाह कि वो आज कोई एडिटर फ्रंट पेज पर क्या होगा, मजाल है वो। अब जाइए देखिए, ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, मेहरबानी करके मैं जो लिमिटेड राइट्स अब भी मौजूद है मुल्क के बाकी इलाकों में, बाकी हिस्सों में, वो भी उससे भी हमें महरूम रखा गया है। अभी जो इन्होंने डिलिमिटेशन की है वहाँ, मतलब यूटी में की है, 2 यूटी बना दी, यूनियन टेरिटरीज बना दी हैं। वो उस डिलिमिटेशन कमीशन, उसकी फाइंडिंग्स को लेकर भी काफ़ी लोगों का एतराज़ रहा, खासतौर तो आपके गुपकार अलायंस का भी रहा कि वो नहीं है। उसमें मकसद क्या देखते हैं और किस तरीके के? जैसे कहा जाता है कि जम्मू में सीटें बढ़ा दी हैं, कोई और उसमें क्राइटेरिया में भी कोई प्रॉब्लम है या आपको अप्रोच में कोई लग रहा है? इसके साथ भी एक और चीज़ कहूँगा, देखिए, जो मिलिटेंसी बढ़ने की वजह, शुरू होने की वजह, वो हमारे डीएनए में नहीं रहा है। जैसे ये वही लोग हैं ना, गदर मूवमेंट के सिख कम्युनिटी, आज़ादी की जदोजहद में कितना रोल अदा किया एज ए कम्युनिटी, जैसे बाकी कम्युनिटीज़ ने। लेकिन जो यहाँ भी दहशतगर्दी या मिलिटेंसी, वो यहाँ के डीएनए में नहीं। यहाँ भी कोई फैक्ट्री नहीं है, पंजाब में, कश्मीर में भी कोई फैक्ट्री नहीं है मेरे यार। गवर्नमेंट की नीतियाँ एक बड़ी वजह है। जब लोग
थोड़ा सा नाराज़ हो जाए, विश्वास कम होता जाए, उसका नतीजा ये है डेस्परेशन है, होपलेसनेस है। और फिर जो देश मुखालिफ लोग हैं उनकी घुसपैठ को, वो घुसपैठ का मौका उन्हें मिलता है। वही हुआ पंजाब में, वही हुआ कश्मीर में भी। बहरहाल वो अलग बहस है। लेकिन अभी आपने ये कहा, और हमारा मानना ये है कि सिर्फ एक चीज़, यार डेमोक्रेसी का इंटीग्रेशन के बारे में आप बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को मिलाओ ना इंडियन डेमोक्रेसी के साथ, हम तो तालियां बजाएंगे। हमें हिस्सेदार बना लो ना। आज तक ऐसा नहीं हुआ। जब उसमें कमज़ोरी पैदा हुई जो पहले वाले हुक्मरान थे उनकी वजह से, और जो उसका बिल्कुल ही पूरा उल्टा पुलट किया गया इस सरकार ने, इसके मुझे डर है इससे और ज़्यादा नाराज़गी में इजाफा होगा, बेगानगी जिसे एलिनेशन कहते हैं उसमें इजाफा होगा, और उसका उस सूरत हाल का नतीजा ये होगा कहीं नजर बद न लगे, जो अक्सर हुआ करता आया है। अभी मसला यही डिलिमिटेशन कमीशन का आपने सवाल किया। साहब हमने पहले जब असम्बली थी 96 के बाद जो बनी असम्बली, उसमें हमें अधिकार था, वहाँ एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी था, उसके दायरे के अंदर होकर हमें अलग डिलिमिटेशन का अधिकार था। टाइम पहुँच चुका था। We moved a resolution, amendment in the Constitution of Jammu and Kashmir। नहीं, देश के साथ हम कर लेंगे, देश में 2026 में होगा, हम भी तब तक इंतजार कर लेंगे। ये इंटीग्रेशन की तरफ कदम है ना। हम चाहते हैं देश के साथ हो, और इन्होंने 2019 को किया और उसके बाद ही डिलिमिटेशन कमीशन बना दिया। यह हमें दूर क्यों रखना चाहते हैं, अलग क्यों रखना चाहते हैं देश से? ये जो वादे हैं ना इनके साथ, इनकी तरफ से। अब डिलिमिटेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जिसको चैलेंज किया है कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, सीपीएम ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और इंटेलेक्चुअल्स ने और ग्रुप्स ने। इंतज़ार कर लीजिए ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का मतलब है आपने हमें पूछे बिना, हमें रेफर किए बिना हमारे ही रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया, इसको डाउन साइज भी किया। अब डिलिमिटेशन कमीशन चलिए किया, आपने डील, बादशाह है आप, सलामत रहे, आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी का दखल क्या है? तो उसमें आप बताइए कि आपने ही कहा है डिलिमिटेशन कमीशन के तहत जो आर्डर भी है, जो कायदा भी है, ज़ाबिता भी है कि नई बाउंड्रीज बनेगी, इजाफा होगा कॉन्स्टिट्यूंसीज का, वो आधार होगा पॉपुलेशन रजिस्टर। तो आपने खुद ही कहा 2011 का सेंसस है। अब वो सेंसस तो खोलिए ना, उस सेंसस में आबादी क्या है जम्मू रीजन की? मेरा है जम्मू रीजन। मैं ये इस बात का यकीन नहीं रखता हूँ कि कठुआ मेरा नहीं, राजौरी मेरा है। वो आई डोंट बिलीव, दैट्स व्हाई आई एम वेयर आई एम। जब आप डिलिमिटेशन के बारे में, आप कानून का, आईएन का एक आधार है और वो पॉपुलेशन है। नई असम्बलियाँ उनकी सरहदें बन जाए, बॉर्डर्स बन जाए, या उनकी तादाद में इजाफा किया जाए या घटाया जाए। तो अब देखिए 2011 का सेंसस की बुनियाद पर ऐसा हुआ। सेंसस क्या बताता है? 40% पॉपुलेशन है जम्मू रीजन में, 56% है कश्मीर वैली की। आप 7 सीटें बढ़ाते हैं, वो 40% पॉपुलेशन को 6 देते हैं और 56% पॉपुलेशन को 1 देते हैं। यार इंसाफ तो करो। हम ज़्यादा ये नहीं मांगते, ज़्यादा ये कम की बात नहीं। और फिर ये भी आप देख लीजिए जिस ढंग से इन्होंने डिलिमिटेशन के पूरे प्रोसेस को कंडक्ट किया, जम्मू जाकर देख लीजिए, एक जगह आबादी का मेयार 1 है, लेकिन जहाँ किसी और कम्युनिटी का साइज ज़्यादा है वहाँ दूसरा मेयार मुकर्रर किया। वो जम्मू में देख लीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं ये बातें कहूँ, शर्म आती है मुझे। क्या आज के मॉडर्न इंडिया में भी जिस देश के साथ हमारा रिश्ता है, क्या उसमें ऐसा भी होता है? ऐसा भी होना चाहिए?
लेकिन ऐसा हुआ। खैर ये तो हुआ। अभी फिर इलेक्टोरल जो प्रोसेस है या उसमें एक और कड़ी थी कि रिवीजन ऑफ वोटर्स, तो उसमें भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा जो नॉन रेजिडेंट्स 25 लाख बढ़ोतरी होगी, और बाद में कहा ये मिस रिपोर्टिंग। अरे आपने कहा तो रिपोर्टिंग में गलती कहाँ हुई, अखबार वालों की गलती कहाँ? और अगर वो गलती थी, बाद में क्या हुआ जब हमने सबने मिलकर नॉन बीजेपी पार्टीज ने एक साथ मिलकर आवाज़ उठाई, कहा ये तो अधिकार जो है हमारा डेमोक्रेटिक राइट, इलेक्टोरल राइट, उसको आप कमज़ोर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जम्मू जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उन्होंने ऑर्डर निकाला कि तहसीलदारों को ये रिवीजन करने का इख्तियार है, वो जो मुनासिब समझते हैं, कोई भी हो जो यहाँ रहता है वगैरह। जब उस पर भी शोर हुआ तो रुक गए। तो कहने का ये मतलब है जब आवाम हरकत में आ जाते हैं, विजिलेंट हो जाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। और उसी तरह जिस तरह यहाँ किसानों ने भी किया, ड्यूटी बांटने के बाद एक इलेक्शन भी करवाई उन्होंने, डेवलपमेंट काउंसिलों की कराई, जब डिफरेंट की आपने भी, अलायंस ने भी लड़ी, वो उपकार अलायंस ने भी कहा था कि उसमें ये आया, और अभी कहते हैं इसी के तहत असेंबली भी बनाकर वहाँ करवाएंगे इलेक्शन। मुझे ये क्या उपकार अलायंस इलेक्शन फाइट करेगा? मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपसे बताऊँगा, हमने कब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने दबाव में होते हुए भी काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी, लेकिन 2018 से लेकर आज तक सब कुछ ठीक है। इनके कहने के मुताबिक अमन कायम हुआ, मिलिटेंसी काबू में है, डेवलपमेंट है, टूरिस्ट आते हैं, सब कुछ यही है ना। ये इनका नैरेटिव है ना, चर्चा है पूरे देश में हर चैनल पर। तो पिछले 2018 से लेकर आज तक 4 साल हो गए, चुनाव क्यों नहीं, असेंबली का चुनाव क्यों नहीं? पिछले दिनों में जो कश्मीरी पंडितों के कुछ नहीं, पहले इस सवाल का दो, हमें क्यों डिप्राइव किया जाता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस से? हमें क्यों डिप्राइव किया जाता है जम्मू कश्मीर को कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसका हिस्सेदार बनने में इनको तकलीफ क्या है अगर हम भी उसका हिस्सा बने? और फिर अभी ये आपने कहा कि पंचायती राज, क्या यहाँ पंजाब में, हरियाणा में पंचायतें नहीं हैं? क्या अभी हिमाचल में पंचायतें नहीं है? फिर असेंबली का चुनाव, ये कौन सी मेहरबानी करते हैं हमारे साथ कि वहाँ हमने पंचायतें बनाई? अरे साहब इंसाफ तो कर लो यार। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब यार किसी बात पर अब आती नहीं। वो इसलिए कि इनकी रविश जो है, इनकी पॉलिसियाँ जो है, न सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुट्ठी में बांध के रख लेना, वहाँ की पूरी कम्युनिटी को, कम्युनिटी ऑफ पीपल। आप जम्मू जाइए, आप कितने वहाँ की बिजनेस को देख लीजिए, जाइए आप वहाँ, अब वहाँ के किसान से बात कर लीजिए, वहाँ का किसान अलग नहीं है पंजाब के किसान से, पूछ लीजिए। वहाँ के बच्चों से पूछ लीजिए कितने खुश हैं। ये कह रहे थे 370 खत्म होगा, नौकरियाँ मिलेंगी, पूछ लीजिए। कश्मीर को छोड़कर जम्मू पूछ लीजिए। अभी JNK की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके डिफरेंट व्यूज हैं। जो 370 को भी पहले से नहीं मानते थे कई लोग, जो कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ भी एक एलिमेंट है जो जाने की बात करता था, कुछ इसी 370 को जो जैसे थी इसी को मानते थे, तो कुछ हिस्सा ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी एक हिस्सा कहने लगा कि चलो इसको भी कम किया जा सकता है। अब मेन डिमांड कहाँ खड़ी है? उपकार जो आपका अलायंस है उसकी क्या डिमांड? अलायंस की डिमांड क्या है वहाँ? मेरे ख्याल में आज भी आप बताइए, जो अभी ज़मीन के हुकूक के बारे में, नौकरियों के बारे में जो गारंटीज़ थी, वो 1927 में कानून बना महाराजा हरी सिंह ने कि बाहर वाला ज़मीन नहीं खरीद सकता, और जो नौकरियां हैं बिल्कुल बहुत कम नौकरियां हैं, बाहर वाला हिस्सेदार न बने। ये तो आप इसको एक मुस्लिम ये जो उनके साथ ही क्यों वाबस्ता करते हैं?
अरे ये तो यहाँ डोगरा राज में हुआ था। ये मैंने ये भी कहा, ये हिमाचल में चल रहा है। आप ये कश्मीर के बारे में ही क्यों कहते हैं कि आपको कुछ फेवर था, उससे ये हुआ, उससे वो हुआ। एक बहरहाल मेरी ये गुजारिश है आपसे, एक आज भी पूरे मुल्क में जो गाइडिंग एक डायरेक्शन है पैदा देने वाला डॉक्यूमेंट, उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, हमें वही दे दीजिए जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अब ये भी कहा जा रहा है कि 370 आरजी था, वो टेम्परेरी अरेंजमेंट, टेम्परेरी था। पूरा पढ़ लीजिए ना, वो जो 370 है उसकी पूरी क्लाजेस को जनता के सामने लाइए, वो टेम्परेरी क्यों था। और उस क्लास में ये भी लिखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जब तो डिमांड कर ले कि इसको हटाया जाए, तब जाकर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको हटा सकता है। अरे साहब, मैं 370 को सिर्फ ये नहीं कि आप जिस्म के एक हिस्से को देख लीजिए, कान को देख लीजिए, नाक को मत देख लीजिए, उस पूरे क्लास को, पूरे इस प्रोविजन को पढ़ लीजिए आपको पता चलेगा कि ये सरीहन फैक्ट्स को, आईनी हकाइक को उलट करके पेश करते हैं जनता के सामने, जो मुनासिब नहीं है। आज मुझे बताइए, ये आप मानते हैं ना कि हमारा मुल्क जो है ये फेडरल, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। आज रियासतों को कौन से अख्तियारात, अभी एग्रीकल्चरल लॉज थे, किस लेजिस्लेचर को पूछा गया था, किसी को भी नहीं, रेफर कहीं किया गया था। उन स्टेट्स में भी जहां बीजेपी की सरकारें हैं, उन असेंबलियों में रेफर नहीं किया गया कि हम ऐसा एग्रीकल्चर के बारे में कोई कानून बना रहे हैं। मेरे भाई, एजुकेशन के बारे में जो पॉलिसी बनाई, डिबेट हुआ लेजिस्लेचर्स में, कहाँ हुआ? ये नहीं है कि आज उन्होंने 370 का नाम लेकर जो झूठा प्रोपेगेंडा पूरे देश के सामने किया, इसी तरीके से आज ये धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो एसेंस है उसको कमज़ोर कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। मुझे डर है अगर इस रविश पर इनको जाने का मौका मजीद मिला तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा देश का, देश के फ्यूचर का। ऐसा ना हो, हर शहरी की जिम्मेदारी बन जाती है, हर शहरी की, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिलिएशन, कि वो उठ खड़े हों, बात करें, बोले, पुरअमन तरीके से एहतजाज करे इन डिफेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन डिफेंस ऑफ the institutions of our country, in defense of the rights of the people, चाहे वो मीडिया के राइट्स हैं, सिविल लिबर्टीज़ के राइट्स हैं, बोलचाल के राइट्स हैं। ये कुछ काम हैं जो साझे हैं, मुश्तरका है, और उसमें ही कश्मीर चाहता है कि उनका रोल है। और इस प्रोसेस में जम्मू कश्मीर को अलग थलग करके देखा ना जाए। आज जम्मू कश्मीर ये चाहता है कि इस ज़िंदगी के सफ़र में वो आपके साथ, बाकी देशवासियों के साथ चले, वो उनको मौका दिया जाना चाहिए। ज़्यादा मत कीजिएगा, इतना कीजिए कि कश्मीर, जम्मू, लद्दाख के लोगों को भी अपनी तरह सिटीज़न समझ लीजिए, एंड जो सिटीज़न के मुतल्लिक वज़ाशुदा इख्तियारात है, राइट्स है कानून के अंदर, वो कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को, लद्दाख के लोगों को मिलने चाहिए। ये है हमारी गुजारिश अपने आवाम से। क्या आप पूरे कंट्री में कहीं उस फेडरल स्ट्रक्चर के लिए कोई अलायंस, कोई इस लेवल की लड़ाई फ्यूचर में 2024 से पहले कोई देखते हैं? आपकी संभावना में क्या? नहीं, हम देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा। क्या आप अभी जो किसानों ने एजिटेशन की, मराबा है किसानों को, सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। अरे आप क्या कुछ नहीं कहा गया, खालिस्तानी भी कहा गया, बदनाम करने की भी कोशिश की गई, लाठी का भी इस्तेमाल, आंसू गैस का भी इस्तेमाल, और ये भी कहा गया था कि अरे ये क्या कर लेंगे, आज नहीं तो कल उठना है। एक मिसाल मुझे बताइए, हमारी तारीख में
मॉडर्न तारीख में। क्या ऐसी लंबी लड़ाई आज तक जनता ने एक पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लड़ी है, और लड़कर उन्होंने साबित किया कि सरकार के गुरूर को तोड़ा भी जा सकता है। दुआ है ये कारवान आगे बढ़े और देश को बचाने के लिए यही मुनासिब रास्ता होगा। चलो, इसी नोट पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, और देखते रहो पंजाब टेलीविजन।